चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और शो में सबसे पहले बताएंगे आपको कि कैसे आपको शेयर बाजार में जोखिम से बचना चाहिए। देखिए, मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है और शेयर बाजार में पैसे लगाते ही लोगों को लगता है कि रातों रात उनका पैसा दोगुना हो जाता है। अब ऐसा अगर आपने होता हुआ देखा है तो आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। जोखिम किस लिहाज से है? हाल ही में जो सेबी ने हिदायत दी है, जो गाइडलाइंस यहाँ पर सामने आई है खासतौर से एसएमई शेयर और आईपीओ को लेकर, वहाँ पर सख्ती से कहा गया है कि निवेशक सोच समझकर और प्रमोटर्स पर पढ़ाई लिखाई कर कर ही इनमें पैसे लगाएं। ऐसा सेबी द्वारा क्यों कहा गया है? और इसके अलावा आज एक और मुद्दे पर बातचीत होगी जहाँ पर अनलिस्टेड शेयरों में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं तो क्या आपके लिए डूज एंड डोंट्स होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं विरल मेहता, प्रोडक्ट हेड इक्विटी आईएफएल सिक्योरिटीज़। विरल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जो ताज़ा मुद्दा है विरल, उसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, जहाँ पर आसान भाषा में ज़रा आप ये बताइएगा कि सेबी ने ये हिदायत क्यों दी है और क्या दी है निवेशकों को। बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द इन्वेस्टर्स पर से कि सेबी ने ये क्यों दिया है रेगुलेशंस, क्यों ये दिया है गाइडलाइंस फॉर द एसएमई इन्वेस्टर्स। इज बेसिकली, अगर आपने देखा होगा कि एसएमई इन्वेस्टमेंट जो भी जब भी एसएमई का आईपीओ आता है, ये 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 500, 1000 गुना तक भरा जाता है। क्यों? क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है, करीबन 10 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ का छोटा छोटा आईपीओ आता है। इन आईपीओ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कस्टमर्स को मिलता ही नहीं है आईपीओ। तो इससे उनकी जागरूकता और बढ़ जाती है। और दूसरा, जब भी आईपीओ मिलता है, थोड़ा फैंसी हो जाता है। जस्ट बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ नॉट एबल टू गेट द शेयर्स ड्यूरिंग द आईपीओ, तो आईपीओ खुलते ही ये बहुत जल्दी फास्ट भागने की कोशिश करता है। इनमें ये जो अच्छे आईपीओज़ हैं, इनके साथ-साथ कुछ ऐसे भी आईपीओज़ आ जाते हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स की नियत रिटेल कस्टमर्स को पैसा कमाने की भी नहीं होती है, या उनको सिर्फ़ कस्टमर्स का पैसा ही चाहिए होता है। इनमें अगर रिसेंटली देखने जाए तो सेबी ने भी काफ़ी प्रमोटर्स को डाँट फटकार भी भेजी है, और काफ़ी कंपनियों को भी, अगर आप देखोगे, तो उन्होंने उनको नोटिसेस दिए। ये आपको सब मीडिया डोमेन में मिल जाएगा कि कौन से कंपनीज़ को मिले हैं। तो ये कंपनीज़ में जैसे इनिशियली इन्वेस्टर पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद एक रोज़ी पिक्चर दिखाया जाता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल में ये बढ़िया काम कर सकती है। ये खाली सिर्फ़ रोज़ी पिक्चर ही होता है, और उसमें परसेंटेज ऑफ ट्रुथ बहुत कम हो जाता है। तो ये सब स्टॉक्स से, कंपनियों से बचकर रहने की हिदायत दी है अपनी सेबी ने। नॉट ओनली दिस, हर एक कस्टमर को, हर एक इन्वेस्टर को खुद भी थोड़ा मार्केट रिसर्च करना चाहिए, प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करे, अंडरस्टैंड करे कि ये सेक्टर में इतना ग्रोथ पॉसिबल है, नहीं है, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कीजिए। आँख बंद करके ये सोशल मीडिया में जो आपको टिप्स दिया जाता है, या कोई ब्रांडिंग होती है, उसके बेसिस पे अगर आपने कॉल लेके आप इन्वेस्ट कर लेते हो, तो वो भी एक गलत है। तो सेबी ये सब चीज़ का गाइडलाइंस उन्होंने जस्ट रिसेंटली भी दिया है, बार-बार देती है। तो वी नीड टू टेक अ प्योर प्रिकॉशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस एसएमई आईपीओज़। और जबकि ये कोई-कोई आईपीओज़ बहुत अच्छा है, वी शुड पार्टिसिपेट। इस ऐसे नहीं कि हर चीज़ खराब हो जाती है। हर 50-100 में से 1 आध 2 एसएमई आईपीओ होता है, जिसको अपने को टेकफुली चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ योर एड एडवाइजर, विरल, यहाँ पर या बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आपको देखा देखी नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये निवेश और यहाँ पैसा लगाना आपके लिए भी सही होगा। मेरे ख्याल से एक फोमो बाज़ार में होता है लोगों को, जिसका असर इसी तरह से हम देखते हैं निकल कर आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ उदाहरण आप हमें दें, क्योंकि एसएमई आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह निवेशकों में, और हर कोई शॉर्टकट, हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता है। जिस तरह का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, हम देख रहे हैं कि कई गुना जहाँ ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। कुछ उदाहरण के साथ आप हमें बताइए हमें कि किस तरह से लोगों का पैसा जो है वो डूबा है। ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़िया मिला है, कुछ आईपीओ हमने देखे बिल्कुल हिट भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद कहानियाँ ऐसी हुई हैं कि कुछ भी नहीं मिला है निवेशकों को जो उन्होंने पैसे लगाए हैं। बताइए ज़रा उदाहरण देकर। सर, उदाहरण में तो सर, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन।
फिर भी बिना नाम लिए अगर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एसएमई आईपीओ में आते हैं। आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा फैंसी हो जाता है। उनको एचएनआई एचएनआई कैटेगरी में, एंकर कैटेगरी में काफ़ी हद तक उसका ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाया जाता है, ताकि ये एसएमई आईपीओ लोगों की नज़र में आए कि ये 100 गुना, 200 गुना, 500, 1000 गुना हो गया है। जैसे ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दिखता है, रिटेल इन्वेस्टर भावुक हो जाते हैं कि मुझे भी ये स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। व्हाट हैपेंस उसके बाद जैसे ये अकाउंट समझो ये आईपीओ खुल जाता है। खुलने के बाद कंपनी क्या करती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रोज़ ही दिखाना चालू कर देती है। हर मीडिया में प्रेज़ेंटेशन देना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आना, अच्छी-अच्छी चीज़ दिखाना, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाना, तो सप्रेस करती है अकॉर्डिंगली सारी न्यूज़ें। और कुछ आफ्टर कुछ महीनों, कपल ऑफ क्वार्टर्स के बाद ये जैसे इनका एंकर वगैरह सब खत्म होना चालू हो जाता है, तभी वो वापस रोज़ी पिक्चर दिखाता है कि हम आगे जाके और फंड रेज़ करेंगे। हम प्रेफ़रेंशियल इश्यू का बात करते हैं, बोनसेस की बात करते हैं, राइट इश्यू की बात करते हैं, और ये थोड़ा-सा जैसे ये कॉर्पोरेट एक्शन का कमेंट आता है, कोई भी कंपनी की ओर से, तो ऑटोमैटिकली ग्राहकों का वापस उनपे निवेश करने की इच्छा जागृत हो जाती है। दिस इज़ द वे हाउ एक एसएमई काउंटर नेक्स्ट ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स के लिए अपना पाइपलाइन बना के रखते हैं कि भई हमको न्यूज़ ये फ्रीक्वेंसी में देके अपने आप को एक्टिव रखना है सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सो दैट कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कंपनी एंड उनका पंप एंड डंप फ्यूचर में आगे जाके अच्छे रेट हो जाते हैं, तब वो ऊपर में अपना माल छोड़ सकते हैं। इस हिसाब से कस्टमर जिन्होंने ऊपर में खरीद लिया है, वो आगे जाके जैसे भाव करेक्शन करना चालू हो जाता है, देन देयर आर नो टेकर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टॉक। This is how pump and dump happens in SME stock as well. तो without giving a name, everything is available in market domain. आपको बिना पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोच समझ कर देखना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, देन ओनली वन शुड इन्वेस्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, पॉजिटिव पिक्चर जो है वो क्रिएट की जाती है, उसका उदाहरण दें। किस तरह से यहाँ पर लोगों के भरोसे पर खेला जाता है और किस तरह गलत जानकारी दी जाती है? कुछ उदाहरण दीजिएगा। कविता जी, ऐसा होता है जैसे कोई भी कंपनी, एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी जिसका अच्छा ग्रोथ रेट है, लास्ट 2-3 क्वार्टर में उन्होंने अच्छा ग्रोथ रेट दे दिया है। समझो उन्होंने ग्रोथ रेट दिया है 5%, 7%, 10%, वो 2-3 क्वार्टर में उन लोगों ने अचीव भी कर लिया है। तो सेम ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल करके वो नेक्स्ट 2 साल, 3 साल के लिए ग्रोथ दिखा देते हैं। एज़ इफ देयर इज़ एंटायर बिज़नेस कम्स टू देम इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो जैसे वो ग्रोथ रेट वगैरह कुछ दिखाते हैं, तो ये दिस इज अगेन अ प्रोजेक्शन, ये फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कम राइट, मे नॉट कम राइट। ये ग्रोथ रेट दिखाना कि हम इतना बिजनेस करेंगे, इतना टर्नओवर होगा, इतना टर्नओवर के बेसिस पे हमारा इतना प्रॉफिट होगा तो हम आगे जाके प्रॉफिट शेयर करेंगे बाय द वे ऑफ डिविडेंड, बाय द वे ऑफ बोनस। तो ये खबरों में रहने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे काउंटर्स क्या रहते हैं, खबरों में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो भी वो बताते हैं, अगर बैक टू बैक 1-2 क्वार्टर में अगर वो डिलीवरी नहीं करते हैं, वन शुड टेक अ नोट ऑफ इट। अभी हमने खरीद के 2-3 क्वार्टर के लिए भूल गए, तो बाय द टाइम 2 क्वार्टर में रिजल्ट बहुत तेजी से चेंज हो जा सकता है। तो अगर वो कोई इन्वेस्ट भी करता है, तो वन हैज़ टू टेक अ कॉल कि उनको ट्रैकिंग पे रखे। अगर वो अपने जो प्रोमिसेस किया है उसके ऊपर ना उतरते हो, उसके उधर एग्जिट करके बाहर निकल जाए। रादर देन बीइंग इन्वेस्टेड, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ किलिंग फॉर द योर ओन प्रॉफिट्स एंड ओन कैपिटल। इसमें कैपिटल इरोजन का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 10%, 50%, 100% के मुनाफे के चक्कर में पूरा कैपिटल आपका इरोड हो सकता है। तो यू विल हैव टू टेक केयर अकॉर्डिंगली। सेबी ने यहाँ पर कुछ एंटिटीज़ के खिलाफ ऑर्डर भी पास किए हुए हैं और इन ऑर्डर्स के बारे में आप भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई इन एंटिटीज़ में डाल रहे हैं, इन काउंटर्स पे डाल रहे हैं। सेबी की वेबसाइट पे ये तमाम जानकारियाँ जो हैं आपको अवेलेबल होगी और एक बार फिर से निवेशकों और इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स के हित में सेबी आगे आते हुए आपको आगाह कर रहा है, आपको सचेत कर रहा है। किसी भी तरह के सोशल मीडिया के रूमर और कोई भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको टिप्स दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको निवेश करने पर बम्पर रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है, जहाँ पे अल्ट्रा रोजी तस्वीर जो है वो पेंट की जा रही है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्कता बरतनी होगी। थोड़ा सा रुकें, एक पॉज ले, सोचें, समझें, रिसर्च करें और उसके बाद ही आप आगे अपने फैसले को, पैसे लगाने के फैसले को आगे बढ़ाएं। तो ये तो बात हुई है सेबी की हिदायत की, नसीहत की, गाइडलाइन की, जिस पर हमने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड शेयरों की और
विरल, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो बाज़ार है या ये जो एरिया है बाज़ार का, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बम्पर रिटर्न की बात कीजिए, निवेशकों के इंटरेस्ट की बात कीजिए, जिस तरह से हमने अभी ऐसा एसएमई आईपीओ की बात की है और एसएमई स्टॉक इन्वेस्टर्स को आगाह किया गया है। अनलिस्टेड शेयरों की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा हमें बारीकी में जाना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को भी ये बताएं कि अनलिस्टेड शेयर दरअसल ट्रेड कैसे होते हैं या अनलिस्टेड शेयर वो खरीद कैसे सकते हैं, किस तरह से इनकी खरीदारी होती है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस लगते हैं, कहाँ कैसे मुनाफा होता है, कुछ खाका दे कि ये ऑपरेट कैसे होते हैं पहले तो। तो कविता जी, जैसे मैं बता रहा था बिफोर बिगनिंग, ये अपने जो अनलिस्टेड शेयर्स पहले ये होते क्या है? ये वही स्टॉक्स है जो अपने एक्सचेंजेस यानी बीएसई, एनएसई में ट्रेड नहीं करते हैं। बाकायदा ये कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ये पब्लिकली भी कंपनियां होती है, इसमें अनरजिस्टर्ड के अंदर नॉट ओनली पब्लिक लिमिटेड, जिसके अंदर आपको काफी हद तक आपको अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, बट ये एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होते हैं, इसीलिए उसको अनलिस्टेड बोला जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और ये किन किन के पास ये अनलिस्टेड शेयर्स हाल फिलहाल में जनरली होते हैं? वो तो है जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, उनके पास उनके शेयर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ईसॉप के तौर पे उनको शेयर्स मिलते हैं। देयर आर प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने टाइम टू टाइम वो कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, उनके पास शेयर्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली ऑफिस के पास शेयर हो सकते हैं। तो काफी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो इनमें इन्वेस्ट सीड कैपिटल के थ्रू या ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कर लेते हैं। तो दिस आर वेरी क्लोजली हेल्ड शेयर्स। अब ये क्लोजली हेल्ड शेयर जो है, तो वो या तो हम बहुत बिगनिंग में ये जब कंपनी लॉन्च होती है तब वो जब प्रमोटर उसका पैसा निकालने की कोशिश करता है या पैसा जुगाड़ करने की कोशिश करता है जिसमें फ्यू इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट, तब ये अनलिस्टेड शेयर उनको शेयर दिए जाते हैं अपने इक्विटी के सामने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी वो इतना जल्दी अगर किसी को मिल जाता है तो उसके साथ काफी रिस्क एसोसिएशन भी साथ में रहती है। इट इज नॉट दैट अनलिस्टेड इक्विटी इज इजीली अवेलेबल और इजीली सोल्ड। इसमें रेगुलेटरी हर्डल्स भी रहते हैं, इन द हर्डल्स इन द सेंस, सिंस दिस इज नॉट सो मच रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सेबीज आईज। ठीक है, तो कोई कोई अनलिस्टेड इसमें गलत प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, बट अगेन देर आर रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जिधर ये कंपनियां रजिस्टर होती है ताकि ये कुछ भी शेयर्स कोई बेचे ना। तो देर आर पीपल हु हैज क्रिएटेड फ्यू रिपोर्ट्स, कोई लोग अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये रिपोर्ट देख के ही आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल तो होते हैं, उनको राइट लोगों से ही या राइट एडवाइजर से ही आपको संपर्क करना चाहिए ताकि वो आप उससे खरीद सके। इसमें 2-3 फीचर्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली माइन्यूटली माइंड में रखना चाहिए बिफोर यू बाय अनलिस्टेड शेयर्स। दैट इज, इसका लिमिटेड सर्कुलेशन होता है। एवरीबडी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी, क्योंकि वहां पे टिकट साइज थोड़ी सी बड़ी होती है कंपेयर टू योर एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स। यानी चाहे वो एग्जांपल रिलायंस हो या इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, आप 1000, 2000, 5000 रुपीज से आप एंट्री भी कर सकते हो। पर अनलिस्टेड में आपका टिकट साइज कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा ही होता है, बिकॉज वहां पे मिनिमम लॉट में आपको खरीदी करनी पड़ती है। वहां पे आपका लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकता है, बिकॉज से एग्जांपल, मुझे कोई स्टॉक पसंद आ गया, उसके बाद मुझे उसको खरीदने की कोशिश भी करता हूँ, तो मुझे राइट लोगों से या राइट एडवाइजर से ही मुझे बात करनी चाहिए ताकि वो मुझे स्टॉक्स दिलवा पाए, राइट प्राइस में दिलवा पाए, और जब मैं बाय करना चाहूँ, जब मैं सेल करना चाहूँ, तो मुझे एक लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें सिंस इट इज वेरी क्लोजली हेल्ड, तो बेचना भी इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आपको खरीद के समझो आपको 2 से 10 साल तक आपका बिल्कुल निवेश करने का। विरल, एक एक करके जाते हैं। बिल्कुल विरल, यहाँ पे थोड़ा सा हम जवाब, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा हो रहा था, काफ़ी सारे पहलू आप एक ही जवाब में शायद डाल रहे थे, तो इसको हम चरणबद्ध तरीके से डिस्कस करते हैं। बेचने की बात, लिक्विडिटी और बाकी तमाम चीज़ें जो मेरे ख्याल से एक सवाल हो सकती है इस पूरे सेगमेंट में, उस पर मैं आती हूँ। लेकिन पहले चुनाव कैसे करें? मान लीजिए अगर आपको कमाना है इसके ज़रिए, तो कंपनियों का चुनाव कैसे करें, कहाँ से करें? और जब आप एक लिस्टेड स्टॉक खरीदते हैं, उसको खरीदते वक्त की कीमत, और जब आप इसको खरीदते हैं और इसकी कीमत क्या होती है, किस तरह से ब्रोकर्स अपना मार्जिन भी यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेते हैं, इसके बारे में बताइए। कमिंग टू योर लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट,
जैसे अगर आपको अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना हो या पहले सबसे पहले तो चुनाव करना हो, जैसे कविता जी आपने बताया है कि इसमें काफ़ी करीबन 100-150 स्टॉक्स करंटली अवेलेबल होते हैं, जो जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। पहले तो आउट ऑफ दैट 100 और स्टॉक्स, आपको पहले तो शॉर्टलिस्ट करना चाहिए कि किन-किन स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। तो समझो आपने 100 स्टॉक्स देखे हैं, उसमें से आपने फ़िल्टर करके मुश्किल से 8 या 10 या 15-20 स्टॉक्स निकाले, जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी हो। जो लिक्विडिटी अच्छी हो, जहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल भी सकते हैं और आप बेच भी सकते हो। और अब जब भी आप खरीदो, तो उसके पहले आपके पास कम से कम 2 या 3 क्राइटेरिया आपके माइंड में होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट इक्विटी ट्रेडेड स्टॉक्स लाइक इन अदर स्टॉक एक्सचेंजेस। यहाँ पे आपको जो भी आप स्टॉक्स खरीदोगे, तो आपको माइंड में रखना चाहिए, आपको कम से कम 2 साल से लेके 6 5 से 6 साल तक आपको ये रखना पड़ सकता है। इट या प 2-5% 10% में आप एग्ज़िट इसमें सोच नहीं सकते हो, ये आपको नहीं सोचना चाहिए बाकायदा। यहाँ पे आपको कम से कम आपको सोचना चाहिए कि मैं 25%, 30%, 50% रिटर्न बनाऊँ। तो ही आपको अनलिस्टेड इक्विटी में आना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पे जब हम 50% बनाने की बात करते हैं, वहाँ पे इरोजन होने का भी चांसेस होता है, अगर कंपनी ने राइट टाइम पे उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में अगर कोई समझो सुधार नहीं आता है और समझो आपका उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया है, वो प्रोजेक्शन वो खरी नहीं उतरती है, तो वहाँ पे गिरावट का भी चांसेस होता है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड अबाउट योर लॉसेस आल्सो। मीनवाइल जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था, अगर आपने समझो 10 स्टॉक्स आपने चूज़ कर लिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी है, और 10 स्टॉक को आपको ट्रैक करना चाहिए कि लास्ट 2-4 साल में उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। हर एक स्टॉक का एक साइकिल भी होता है। जैसे आई विल जस्ट गिव यू आई कोट अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ 2-3 स्टॉक्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे देयर वर फ्यू मल्टी बैगर्स इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अगर हम देखें लास्ट 2-3 सालों में अच्छे-अच्छे स्टॉक्स ने मल्टीप्लायर भी दिया है। वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज टाटा टेक्नोलॉजी, जो कोविड से पहले करीबन 7-8 हज़ार रुपए का भाव था और बाद में वो करीबन 14,000 रुपए का भाव, उसमें भी स्प्लिट बोनस आने के बाद इट वाज़ मल्टी बैगर। यानी वो कम से कम 10 से 15 गुना शेयर्स का प्राइस बढ़ गया था। ऐसे अच्छे स्टॉक्स के साथ बुरे स्टॉक्स भी होते हैं, आई टेल यू सेपरेटली। बट यहाँ पे जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ एक अच्छा एग्जांपल है। वहाँ पे शायद देयर आर अदर एग्जांपल्स लाइक एनएसई, जैसे एक नेशनल स्टॉक है, ये खुद एक स्टॉक है व्हिच इज़ अवेलेबल इन मार्केट डोमेन। आपको हर स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मार्केट मीडिया से मिल जाएगा। आपको खुद को भी इसमें काफ़ी हद तक स्टडी करना चाहिए। इसका परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, शॉर्टलिस्ट करना चाहिए स्टॉक्स, बात लिक्विडिटी यहाँ चेक पर करना। यही है। अब तो विरल बात यहाँ पर यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी, होमवर्क करने के लिए भी, वो बहुत लिमिटेड होती है अनलिस्टेड कंपनियों की। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस में वो कवरेज नहीं करते हैं इस तरह की कंपनियों की। तो आप रिसर्च और होमवर्क कैसे करें? दूसरा, क्योंकि हम कॉस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट और टैक्स, इसको कैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए? 2 सवाल एक साथ, संक्षिप्त में जवाब मैं चाहूँगी। वेरी फेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो अनलिस्टेड में आपको इंफॉर्मेशन का लिमिटेशंस है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते। जैसे कोई लिस्टेड एंटिटी को कंपलसरी एवरी मंथ एवरी क्वार्टर अपना नंबर्स को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, सेबी को, एक्सचेंजेस को। अनलिस्टेड कंपनीज आर दे आर नॉट बाउंडेड बाय दिस कंपल्शन। सो दैट इज द रीजन वो काफी हद तक अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। इससे फायदा भी हो सकता है, इससे नुकसान भी हो सकता है। फायदा इसलिए भी होता है कि कंपनी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो अपने हिसाब से पोस्ट करके बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस दिखा सकती है। दे आर नॉट बीन वॉचडॉग बाय एनीबॉडी एल्स। दूसरा नुकसान इसलिए होता है कि इसमें अपने एज अ इन्वेस्टर आई डोंट गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जहाँ-जहाँ पे जो-जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, उसको अपने को इकट्ठा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे एनएसई ने एग्जांपल क्वार्टरली रिजल्ट दिया, उसका उनका कॉन कॉल होता है, तो कहीं पे पार्टिसिपेट किया, कॉन कॉल करने के बाद किसी ने अच्छा से उसका ट्रांसक्रिप्ट करके भेज दिया, तो अपने को उसको ट्रांसक्रिप्ट को रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, पॉइंट डाउन नोट करना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, कंपनी क्या करना चाहती है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। कोई कंपनी जैसे एग्जांपल हीरो फिनकॉर्प हो गया, एचडीबी हो गया, देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स अवेलेबल इन द अनलिस्टेड डोमेन। जब-जब उनका कॉन कॉल्स होता है, जब-जब उनका के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वन शुड स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। दूसरा, अनरजिस्टर्ड या कोई सोशल मीडिया से जहाँ पे हमको वो टिप्स दिया जाता है, इनसे यहाँ पे भी अपने को सावधान रहना चाहिए। कोई अगर कुछ बोले कि भाई ये स्टॉक अच्छा है, आप ले लीजिए, तो आँख बंद करके नहीं लेना है। उसके पीछे आपको टाइम डालना है, एफर्ट डालना है, उनका साइकिल देखना है। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ से एक आईपीएल का टीम है बाय द नेम ऑफ सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। जब ये अनलिस्टेड में कुछ सालों पहले आया था, तो ये 13-14 रुपए वाला स्टॉक था। स्लोली ग्रेजुअली इट वेंट अप टू
213-14 रुपीस। तो अगर आप देखने जाओ तो ये ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है, और ऊपर ₹225 का अपसाइड में, उसके बाद नीचे उन्होंने वापस आया ₹150 के आसपास में स्टेबल हो गया था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकिल आल्सो। दूसरा, वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग द साइकिल, आपको पता चलेगा कि भाई वैल्यू बाइंग आती 135, 140, 150 में अगर कभी मिल जाता है तो ये वैल्यू बाइंग में आ जाता है। अगर आपको उसके साथ आपका पीयर कंपैरिजन भी करना चाहिए कि एग्जांपल, सीएसके का मुझे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स तो नहीं मिला, बट लास्ट 2-3 सालों में कितनी और आईपीएल टीम्स आई और क्या रेट पे आई। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी टीम्स अगर आती है 9,000 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के लिए, वैल्यूएशन के लिए, अगर आप ओवरऑल सीएसके का वैल्यूएशन देखोगे तो इट इज अगेन सब 8,000 करोड़। तो आपको वहीं पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये तो परफॉर्मिंग स्टॉक है, परफॉर्मिंग टीम जी, है, स्टिल इट इज जी, होवरिंग एट अराउंड 10-15%, जी, 20% डिस्काउंट टू द अदर जी, पीयर्स। तो ऐसे आपको जी। चूज करना है, आपको टैक्टफुली चूज करना है। एब्सोल्युटली। मुझे मुझे क्या लग रहा है ना विरल, हमारे पास समय ख़त्म हो गया है, लेकिन चर्चा हम जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक आधा घंटे की और चर्चा है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले तो कैसे इनका चुनाव करें, चुनाव करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें, और साथ ही कितने किफ़ायती होता है अनलिस्टेड शेयरों में पैसे लगाना। तो बारीकी में जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला और इतने अहम पहलुओं पर, मुद्दों पर दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया विरल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम धन्यवाद। एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार त्योहारों में खर्च की तैयारी कैसे करें, बताएंगे ब्रेक के बाद।